जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और दिस साइड एमबी सोनी। और आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री की क्लासेस जो कि कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसा हम कोशिश करेंगे। और अभी आपको पता है क्या माहौल चल रहा है, युद्ध का जबरदस्त वाला माहौल चल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से। क्या रीजन है कि वहां के जो बच्चे हैं, वहां की जो आम जनता है, उनमें हमारे लिए या इंडिया के लिए नफरत ज्यादा है अप्रोक्सीमेट यहाँ के बजाय? आप देखिए कि एक क्लिप जो है वो बहुत यूट्यूब पे वायरल है कि वहां के बच्चों से पूछा जा रहा था कि हमारा दुश्मन कौन है। तो वो बच्चे क्लियरली बोल रहे थे कि हमारा दुश्मन भारत है और हम भारत को तबाह कर देना चाहते हैं, ये कर देना चाहते हैं, वो कर देना चाहते हैं। और वहीं पे कंपैरिजन किया गया था भारत के बच्चों से। तो भारत के बच्चे ये नहीं बोल रहे थे कि हम तबाह कर देना चाहते हैं, हाँ उनको ये पता है कि आतंकवादियों का जो अटैक करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। एक क्लिप है जो यूट्यूब पे बड़ी वायरल, आप देख सकते हैं उसको। तो क्या रीजन है कि वहां के बच्चों में अभी से इतनी नफरत है इंडिया वालों के लिए? क्या रीजन क्या है उसका? सबसे बेसिक रीजन आपको बताना है। तो अगर आप मेरे मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूंगी कि शिक्षा जो है ना, वो आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, कैसी प्राप्त कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत मैटर रखता है। जब आप यहाँ की जो बेसिक एजुकेशन है और वहां की बेसिक एजुकेशन है, जो फाउंडेशन एजुकेशन जहाँ स्टार्टिंग होती है बच्चे की, उन बुक्स में आप बहुत अंतर देखोगे। बुक्स से ही जब बच्चा छोटा होता है उसके दिमाग में जो आप इंटर करवा देते हैं ना, वो ही हमेशा रहता है। तो एजुकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। आप जब स्टडी करेंगे तो ये चीज देखेंगे कि वहां की बेसिक बुक्स में इंडिया के लिए बहुत कुछ बोला गया है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने मैंने एक देखा था, एक बड़े अच्छे बुद्धिजीवी है, उन्होंने ये बात बताई कि मैंने ये भी देखा था कि वहां के जो बेसिक बुक्स है उसमें ये तक लिखा गया है कि जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तब हिंदू जो है मुस्लिम्स को मार रहे थे। ऐसा बेसिक बुक्स में इंक्लूड किया गया, आप सोचिए। तो ये जो चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। शिक्षा कहाँ से प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त करनी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक बच्चा होता है, बच्चा जो स्कूल जाता है, तो उसका माइंड बिल्कुल क्लीन होता है, उसका दिमाग बिल्कुल साफ होता है, और उस दिमाग पे आप जो लिख देते हैं वो हमेशा छपा रहता है। तो ये हो गई युद्ध के बारे में बात, और आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है ये युद्ध। अब हम बात करते हैं हमारी हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, और कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से इसको पढ़ें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उसके बारे में ज्यादा बात करें। जहां से क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में ज्यादा बात करें। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ऐतिहासिक स्रोत से। और इसमें दो पार्ट में ऐतिहासिक स्रोत हम देखने को मिलता है हमें, एक पुरातात्विक है और एक साहित्यिक है। साहित्यिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये देखा है। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, अभी इसी वीडियो में मैं पीवाईक्यू की स्लाइड डाल दूंगी और वहां मेरी वॉइस आएगी और स्लाइड चलती जाएगी, आप देख पाएंगे पीवाईक्यू कैसे आते हैं सिर्फ इस टॉपिक की। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसी टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू हम डालते जाएंगे। इससे आपको टॉपिक पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपको पता भी लगेगा कितना डेप्थ में इस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये बात कर रहे हैं हम पुरातात्विक स्रोत की और साहित्यिक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, साहित्यिक स्रोत से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। और पार्ट फर्स्ट में हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे और पार्ट सेकंड में हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आते हैं अभिलेख। अभिलेख को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अशोककालीन अभिलेख, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, और अन्य शासकों के अभिलेख। क्योंकि अशोककालीन अभिलेख जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे है, और अन्य शासकों के अभिलेख है वो भी थोड़े थोड़े हैं, तो उसको याद करना है हमें। अब आते हैं सिक्के। सिक्के के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। भवन और मूर्तियां जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरा में हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे कि कैसी मूर्तियां कब आने लग गई थी, सिंधु सभ्यता में कैसी थी, वैदिक एरा में कैसी थी। हालांकि मूर्तियां और भवनों का बहुत कम साक्ष्य वहां से मिलता है वैदिक एरा से। और मौर्यकालीन मूर्तियां कैसी थी, गुप्तकालीन मूर्तियां कैसी थी, ये सब हम जैसे जैसे एरा पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके बारे में पढ़ेंगे।
और ये जो है साहित्यिक स्रोत जो है उसमें कई प्रकार के साहित्य इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि धार्मिक साहित्य में आप ध्यान से देखिएगा दो प्रकार के साहित्य, एक तो ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मण काल के बाद के साहित्य, कैसे बौद्ध और जैन, है ना। जहां बौद्ध और जैन का बोलबाला हो गया था वहां ब्राह्मण साहित्य बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। ठीक है, देखिए ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। वेद जो है वो चारों वेद है, उपनिषद है, अरण्यक है, पुराण है, स्मृति है, रामायण है, महाभारत है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस बहुत बार पूछ लिया जाता है कितने पुराने क्या है, तो वेद सबसे पुराने थे, उसके बाद उपनिषद थे, उसके बाद अरण्यक थे, उसके बाद पुराण थे। ठीक है, उसके बाद स्मृति थी, उसके बाद रामायण और फिर महाभारत। ये हमें सीक्वेंस वाइज याद रखना है। लौकिक साहित्य में क्या आ जाता है, ऐतिहासिक साहित्य जो हो गए, गल्प साहित्य जो हो गए, वो लौकिक साहित्य में आ जाएगा। ऐतिहासिक साहित्य कैसे, जैसे राजतरंगिणी, वो ऐतिहासिक साहित्य है ना। इतिहास को जो हमें ब्रीफ आइडिया देता है कि इतिहास कैसा था उस समय, वो लौकिक साहित्य है। विदेशी विवरण में विदेशी विवरण तीन प्रकार के यात्रियों से मिलके बनती है। यूनानी यात्री जो आए थे उनसे, चीनी यात्री जो आए थे उनसे, और अरबी यात्री जो आए थे उनसे। इनके बारे में डिटेल जो है हम जब साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिक्कों के लिए। सिक्के जो है इसको लेके एक आधा क्वेश्चन मैंने अभी जब पीवाईक्यू देखे तो काफी, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो आए हुए हैं 10-15 सालों के अंदर अंदर, तो हमें ये अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे बड़ी बात, सिक्कों का एक अध्ययन होता है, उस अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिसिमेटिक्स। ठीक है, और सबसे पुराने सिक्के अगर आप बोलेंगे कि सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं, तो उसको बोलेंगे पंचमार सिक्के या आहत सिक्के। मतलब एक ठप्पा मार के बनाए जाते थे, आपके हाथों की 5 उंगलियों से जो ठप्पा मार के बनाए जाएंगे उसको पंचमार्क, याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं अपन, तो पंचमार्क। लेकिन इसमें लेख नहीं थे, सिर्फ क्या थे, सिंबल्स थे, चिन्ह थे। कौन कौन से चिन्ह थे, मछली थी इसमें, ठीक है, मछली उस समय भी जल की रानी थी। हाथी था इसमें, ठीक है, हाथी था इसमें, कमल था, ठीक है, बीजेपी उस समय भी थी, वृषभ यानी बीजेपी की जो विरोधी है वो भी थे, और ये चांद भी था, अर्ध चांद था। ठीक है, तो ये सब थे, मछली, हाथी, कमल, वृषभ और चांद, अर्ध चांद। अब बात कर रहे हैं हम लेख के लिए। मैं आपको ये कहूंगी कि पंचमार्क सिक्कों में लेख नहीं थे लेकिन चिन्ह थे। तो आप ये बोलेंगे फिर लेख कब आए, है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट होना चाहिए, हिंट आपको मिलते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट होना चाहिए, तब हमें याद रहता है। तो आप ये बोलेंगे मैंने बोला आपको पंचमार्क या आहत सिक्के या ठप्पा मार पद्धति से बने हुए सिक्कों में लेख नहीं थे, चिन्ह थे। तो आप ये बोलेंगे फिर लेख कब आए, तो मैं ये कहूंगी लेख आए यूनानी शासकों के समय। लेख आते हैं यूनानी शासकों के समय, जिसमें द्रम नाम का सिक्का आता है और एक स्टेटर नाम का सिक्का आता है। स्टेटर नाम का सिक्का आता है, और ड्रम जो सिक्का था वो सिल्वर और कॉपर का था। ड्रम सिल्वर और कॉपर का, और से याद रखेंगे गोल्ड। ठीक है, स्टेटर जो है वो गोल्ड का सिक्का था। अब एक चीज और आप इसमें ऐड कर लेंगे, वैदिक साहित्य में सिक्कों का कुछ नाम निकाला गया है, नाम आप देखने को मिल जाएगा आपको। क्या नाम था वो, शतमान, निष्क और हरण्य। शतमान, निष्क और हिरण्य, ये आपको देखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको एक सेकंड, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक से आ जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम पिछली स्लाइड में पुरातात्विक स्रोत पे बात कर रहे थे, और हमने ये भी बात की थी कि अभिलेख, सिक्के और भवन और मूर्तियां, ये 3 मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत है, और साहित्यिक स्रोत जो है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत में, हमने सिक्कों की शुरुआत कर दी थी, और सिक्कों के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि पंचमार्क सिक्के जो थे वो सबसे पुराने सिक्के थे, और हमने ये भी पढ़ा था कि उस पे लेख नहीं थे, केवल चिन्ह प्राप्त हुए हैं, और वो चिन्ह जो है वो भी आपको अच्छे से याद होंगे। मछली थी, चांद था, कमल था, वृषभ था, ये सब चिन्ह भी उस पे उपलब्ध थे। और बहुत सारी चीजें हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों को लेके स्पेशली एक स्लाइड है कि मान लीजिए सिक्कों को लेके कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे क्रैक कर पाए।
तो ये है पंचमार्क सिक्कों के बारे में। 2-3 चीजें और है जो हमें पढ़ लेनी है। पंचमार्क सिक्के जो है यूपी से सबसे पहले प्राप्त हुए थे, और इसको, ये जो सिक्के हैं वो कितने पुराने हैं, अगर पूछ लिया जाए कितने पुराने हैं, तो मैं ये कहूंगी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ये सिक्के पाए गए हैं। और पंचमार्क नाम किसने दिया है? जेम्स प्रिंसेप ने दिया है। अगर आप ये बोले कि मुद्रा शास्त्र का पितामह या मुद्रा शास्त्र को अध्ययन के पितामह किसे कहा जाता है, तो आप ये कहेंगे जेम्स प्रिंसेप जो है वो मुद्रा शास्त्र के पिता भी कहलाते हैं, और पंचमार्क नाम भी इन्होंने दिया है। तो आहत सिक्के जो कि पंचमार्क को ही कहा जाता है, वो नाम किसने दिया है? तो ये एक जानकारी मुझे मिली, वसुदेव शरण अग्रवाल जो है उन्होंने आहत सिक्के नाम दिया है पंचमार्क सिक्कों को। ठीक है, पंचमार्क नाम दिया है जेम्स प्रिंसेप ने, और आहत सिक्के नाम दिया वसुदेव शरण अग्रवाल ने। अब ये है साहित्य में भी पंचमार्क का नाम आया है, लेकिन वो किस रूप में आया है? करशापण पे। ठीक है, करशापण के रूप में साहित्य में भी पंचमार्क सिक्कों का नाम आया है। अब ये आप ये बोलेंगे कि किस काल में सर्वाधिक सिक्के पाए गए थे पंचमार्क, तो मैं आपको ये कहूंगी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सिक्के किस काल के पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे गुप्तकालीन। ध्यान से समझिएगा, ये एक है किस काल के सिक्के सर्वाधिक पाए जाते हैं, मैंने लिखा गुप्तकालीन। यहाँ पे जो मैंने स्टार लगाया उससे एक चीज समझ लेनी है, स्टार लगाया है इट मीन्स कि इसमें एक और पॉइंट जो है वो जुड़ने वाला है। क्या पॉइंट जुड़ने वाला है वो मैं लिख रही हूं, आपको वैसे ही याद करना है कि मैं ये बोल रही हूं कि किस काल के सिक्के सर्वाधिक पाए गए हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा गुप्तकालीन। मैं आपसे ये पूछूं कि पंचमार्क सिक्के किस काल में सर्वाधिक पाए गए हैं, किस काल के सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के पाए गए हैं, तो आप बोलेंगे मौर्यकालीन। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के जो है वो पंचमार्क सिक्के थे अधिकतर। और अगर आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ ली जाए, अगर आपसे इतनी सी बात पूछ ली जाए कि किस काल के सिक्के सर्वाधिक पाए गए हैं, तो आप कहेंगे गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक पाए गए हैं। अब आ जाते हैं, तो मैंने आपसे बात की थी कि अगर मान लीजिए पंचमार्क सिक्कों पे केवल चिन्ह पाए गए हैं तो लेख किस पे पाए गए हैं। तो हमने जब पहली स्लाइड पढ़ी थी उसमें ही हमने ये देख लिया था कि यूनानी शासकों ने लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। तो यूनानी शासकों ने लेख युक्त सिक्के जारी किए थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक भारत में जारी तो किए थे, लेकिन भारत में केवल एक ही प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं, वो के मिनेंडर की रानी जो है एगोथोमलिया, उनके सिक्के जो है वो भारत में पाए गए हैं लेख युक्त। ठीक है, वैसे स्पेसिफिक पूछते नहीं है, बाय द वे पूछ ली जाती है तो मैंने ये लिख दिया है। मिनेंडर की जो रानी थी एगोथोमलिया जिसका नाम था, उनकी जो छवि और उनके बारे में लिखा हुआ था वो अंकित थे, और वो सिक्के यूनानी शासकों के सिक्के थे और हमारे भारत में वो पाए गए हैं। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि सोने के सिक्कों की सुनियोजित श्रृंखला किसके द्वारा जारी की गई थी? सुनियोजित श्रृंखला सोने के सिक्कों की सबसे पहले, तो आप ये बोलेंगे कि ये श्रृंखला जो है ना कुषाणों के द्वारा जारी की गई थी। केवल आपको वंशज का नाम आए तो आप बोलेंगे कुषाणों के द्वारा। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक कुषाणों में भी अगर किसी राजा का नाम आता है, शासक का नाम आता है, तो आप बोलेंगे विम कदफिसेज। ठीक है, ये दोनों ही आंसर निकल के आ सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है। सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण थे। कुषाणों में कौन थे? विम कदफिसेज थे। ठीक है, अब कुषाण शासकों के सिक्कों पर कुछ भारतीय देवी देवताओं के नाम अंकित पाए गए हैं। भारतीय देवी, हालांकि वो बहुत अलग से नाम थे, लेकिन उनका सही नाम हमारे अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो देखो, आइसो से याद कर लेना, आइसो यानी शिव, आइसो कहा गया था शिव को। और स्कंदो जो कहा गया था वो कहा था कार्तिक यानी आपको पता है शिव जी के पुत्र थे ये, उनको कहा गया था स्कंद भी बोला गया इनको। और विजगो कहा गया था विशाख को। और वुडो कहा गया था बुद्ध को, है ना। ये 4 नाम हमें कुषाण शासकों के सिक्कों पे प्राप्त होते हैं।
हमें बिल्कुल याद कर लेना है। फिर से हम एक बार पढ़ेंगे, देखिए बिल्कुल 5 मिनट में। पंचमार्क सिक्के सबसे ज्यादा कहाँ मिले? यूपी से मिले। सबसे पहले कहाँ मिले? सॉरी, पंचमार्क सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले? यूपी से मिले हैं। और ये सबसे पुराने हैं, कैसे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। पंचमार्क नाम किसने दिया? जेम्स प्रिंसेप ने दिया। आहत सिक्के नाम किसने दिया? वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया। ठीक है। साहित्य में पंचमार्क को क्या कहा गया है? कर्षापण। ठीक है। किस काल के सिक्के सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस काल में सर्वाधिक सिक्के पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे गुप्तकालीन। ठीक है। और पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक किस काल के पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे मौर्यकालीन। लेख युक्त सिक्के तो आप बोलेंगे किसने जारी किए? यूनानियों ने। यूनानियों में भारत में कौन से पाए जाते हैं? मिनिएंडर की रानी जो है एगोथोमलिया, उनके पाए जाते हैं। मैंने नाम नहीं लिखा है, मिनिएंडर की रानी से ही आप समझ जाएंगे। स्वर्ण सिक्के अकेला एगोथोमलिया नहीं आ सकता, मिनिएंडर की रानी जरूर आएगा, है ना। और स्वर्ण सिक्कों की सुनियोजित श्रृंखला किसने जारी की? कुषाणों ने। कुषाणों में कौन? विम कदफिसेस ने। ठीक है। और कुषाण शासकों के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। कौन सा? आइसो यानी शिव, स्कंदो यानी कार्तिक और या स्कंद, विजगो यानी विशाख, वी से वी याद कर लेंगे, और वुडो यानी वू से बुध याद कर लेंगे। ठीक है। वुडो यानी बुध। अब ये है, अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कनिष्क जो है वह एकमात्र भारतीय शासक था जिसके सिक्कों पे बुद्ध का नाम प्राप्त होता है। तो आप बोलेंगे बुद्ध का नाम तो हमें अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होता है। तो ये लाइन ही बता रही है कि वहां अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। सिक्कों पे कहां प्राप्त हुआ है? एकमात्र भारतीय शासक है जिसके सिक्कों पे बुद्ध का नाम प्राप्त होता है, तो वो है कनिष्क। ठीक है। गुप्त काल में सिक्कों का प्रचलन जो है, स्वर्ण सिक्कों का, सोने के सिक्कों का गुप्त काल में प्रचलन जो किया था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चांदी के सिक्कों का चंद्रगुप्त सेकंड। इन दोनों को आप कनेक्ट करके याद करेंगे। सोने के सिक्के गुप्त काल के चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये याद करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो चांदी के सिक्के चलाते हैं, लेकिन किसके विजय के उपलक्ष्य में? शक विजय के उपलक्ष्य में। शक विजय के उपलक्ष्य में। और एक चीज और याद रखेंगे आप, अगर आपको बोला जाए लेख युक्त, आपको पता लग गया यूनानी निकाले थे, यूनानियों ने जारी किए थे। तिथि युक्त अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे तिथि युक्त सिक्के जारी किए थे शक शासकों ने। ठीक है। सोने के सबसे अधिक प्रकार के सिक्के, 13 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। किसने? कुमारगुप्त ने। सर्वाधिक वजन वाले सिक्के स्कंदगुप्त, और हल्के सर्वाधिक किसके थे? काचगुप्त। ये छोटी छोटी है, बट बाय द वे अगर क्वेश्चन बन जाता है तो हम उसको क्रैक कर पाए, इसलिए मैंने ये जानकारी यहां लिखी है। और अब ये चीज ध्यान रखेंगे, हमारे राजस्थान के जो बयाना है वहां पे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। याद रखेंगे बिल्कुल, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के सर्वाधिक भंडार कहां प्राप्त हुए? राजस्थान के बयाना में। और स्वर्ण सिक्के गुप्तकालीन जो थे उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। दिनार एक देश की करेंसी भी है ना, है ना? बताना आप किस देश की करेंसी है दिनार। और सिक्के जो है जिसपे जलपोत का चित्र अंकित है वो किसके हैं? सातवाहन के। ठीक है। उसमें भी अगर स्पेसिफिक आपको राजा पूछ लिया जाए, शासक पूछ लिया जाए, तो वो है यक्षश्री सातकर्णी। ठीक है। और राजपूत युग में जो सिक्के थे उसको गधेया बोला जाता था। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये जानकारी यहाँ पे लिखी है। राजपूत युग में सिक्के जो थे वो गधेया कहलाते थे, ये आईएएस में आया हुआ है। अब सिक्कों को लेके मुझे लगता है कंप्लीट जानकारी यहाँ पे हो गई है, और हमें सिर्फ ये एक ही स्लाइड पढ़नी है। अब हम चल रहे हैं अभिलेखों पे, है ना। ठीक है। तो हमने पिछली स्लाइड में सिक्के पढ़े थे, और सिक्के पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि सिक्कों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूट जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से सिक्कों को पढ़ा है। और जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। मोटी मोटी बातें जो मुझे याद है, जैसे हमने ये कहा कि सबसे पुराने सिक्के जो थे वो पंचमार्क सिक्के थे, और पंचमार्क नाम किसने दिया था? जेम्स प्रिंसेप ने।
और आहत सिक्के नाम किसने दिया था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। और आपने ये भी पढ़ा कि पंचमार्क सिक्के सबसे पहले यूपी से प्राप्त होते हैं और साहित्य में पंचमार्क सिक्कों को करशापन बोलते हैं। और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि कुषाण कालीन जो सिक्के थे उसमें हमें भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं, जिसमें शिव जो है जिसको आइसो बोला जाता था, और विशाख जो है उसको विजगो बोला जाता था, और वुडो जो है उसको बुद्ध बोला जाता था। इस तरीके की बातें हमने पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि सोने के सिक्के जो इसने चलाए थे वो गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, और चांदी के सिक्के जिसने चलाए थे वो चंद्रगुप्त सेकंड थे। और हमने ये भी पढ़ा कि लेख युक्त सिक्के जो थे वो यूनानी शासकों ने चलाए थे। और यूनानी शासकों में अगर हम देखें कि भारत में कौन से यूनानी शासक के सिक्कों पे मिनिएंडर की रानी एग्लो थॉमस जो है, थोमिया या थॉमस जो है, उनके नाम अंकित प्राप्त होते हैं हमें, तो हमने ये भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि शक शासक जो है उसमें तिथि युक्त सिक्के चलाए गए थे, और चांदी के जो सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त सेकंड ने वो शक विजय के दौरान चलाए थे। हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी सिक्कों को लेके। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिलते हैं तो आप ये बोलेंगे कि गुप्त काल के मिलते हैं। और उसी के साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पंचमार्क सिक्के सबसे अधिक किस काल में प्राप्त हुए तो हमें मौर्य काल में प्राप्त हुए। हमने ये जो सेकंड स्लाइड जो थी वो हमने रिवाइज करने की कोशिश की है। अब हम अभिलेख की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभिलेख को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि हम अच्छे से इसको याद कर पाए। इसको आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो पक्का याद हो जाएगा, और कम से कम जब ऑप्शंस आते हैं तो हम उसे क्लिक कर पाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूं। हमने ये देखा कि अशोक से पूर्व के अभिलेख, अशोक कालीन अभिलेख और अन्य अभिलेख, ये 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिलेख जो है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। पूरा लेख शास्त्र जो है वो अभिलेख का अध्ययन कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो एपिग्राफी, एपिग्राफी, ठीक है। लिपियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पीलियोग्राफी, पेलियोग्राफी। अब ये ध्यान रखना, पेलियो ली आ रहा है इसमें और इसमें, इससे थोड़ा याद कर लेना, है ना। और हमने ये देखा था कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो कनेक्ट करना है हमें। हमने 3 अध्ययन पढ़ लिए हैं। कौन सा? सिक्कों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन और लिपियों का अध्ययन। तो आप इसको एक साथ अभी भी या अपने माइंड में ले आएंगे ना, साथ में लिखना जरूरी नहीं है। जब आप एक चीज को पढ़ेंगे दूसरे को उससे कनेक्ट कर लेंगे ना, तो फिर अपने आप एक तो उनमें अंतर जो है बना रहेगा, और एक आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि अभिलेख जो है उसको क्या कहा जाता है? पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। और एपिग्राफी इंग्लिश में बोला जाता है। और लिपियों का अध्ययन जो है वो पेलियोग्राफी कहलाता है। ली से ली अपन याद कर लेंगे, ठीक है। अब आ रहे हैं एक क्वेश्चन का, आप जवाब दीजिए। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, याद किया होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कहलाते हैं। कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कहलाते हैं। ये एक। अब आते हैं आगे, सबसे प्राचीन अभिलेख कहां मिला। अब हम अभिलेखों की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करनी है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कहां मिलता है? सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है ये। और ये खोजा किसने था? अब हम बहुत सारी बात पे बात करेंगे, जैसे भारतीय प्राचीन अभिलेख कब मिला, ये कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। खोजा किसने है हुंगो विंकलर ने खोजा है। विंकलर आप याद रखेंगे। कहां मिला है? बोगासगोई में। कहां है ये? तुर्की में। कहां मिला है? बोगासगोई में। कहां है ये? तुर्की में। और क्या था इसमें? ये हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? ये सबसे प्राचीन हमने क्या क्यों क्यों माना है इसको? मतलब सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन मिला है, और इसमें बहुत अच्छी बात हमारे लिए क्या है? ये भारतीय देवताओं के नाम हमें बताता है। भारतीय इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य।
ध्यान रखिएगा, इंद्र वरुण, एक क्वेश्चन आया था इसको लेके एक क्वेश्चन आया था। इससे संबंधित जो अभिलेख से संबंधित पीवाईक्यू है वो मैं अभी डाल दूंगी इसी के साथ ही, या लास्ट में जब अपन ये अभिलेख खत्म होते हैं तो इसके पीवाईक्यू जो है वो आपको वीडियो के साथ ही मिल जाएंगे। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व का है, तुर्की के बोगाज गोई में ये प्राप्त होता है। इसमें क्या मिलता है, इसमें हमें भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को पीवाईक्यू का याद इसीलिए आया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन से देवता प्राप्त होते हैं इसमें, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। खोजा किसने था, हुंगो विंकलर ने। ठीक है, संबंधित किस चीज से संबंधित है, ये किस बात के लिए चर्चा की गई है इसमें ये एक संधि पत्र है दो शासकों के बीच में। कौन कौन से, हिती या हिट इट बोल सकते हैं इसको, हिती या हिटिट वर्सेस मितानी शासकों। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक संधि पत्र है, ये अभिलेख इस चीज से संबंधित है। ठीक है, एक और चीज है, ये देखिए, पारसिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून, तीन नाम याद रखिए। मुझे पता है बहुत टफ पढ़ते हैं ये, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तीन नाम याद रख लीजिए, क्या है ये, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात, तीन नाम है, पारसिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून। दारा फर्स्ट का ये अभिलेख है और इसमें कहा गया है कि दारा फर्स्ट ने सिंधु घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, सिंधु घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, नक्शे रुस्तम को ना डीएनए अभिलेख कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से डीएनए अभिलेख किसे कहा गया है। ठीक है, नक्शे रुस्तम, बस ये इतनी सी बात याद कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं, मैंने कहा था कि अशोककालीन जो अभिलेख जो है उनको तीन पार्ट में अपन ने पढ़ना है अपन को। अशोक से पूर्व के अभिलेख, अशोककालीन अभिलेख और अन्य अभिलेख। अशोक से पूर्व के अभिलेख की बात कर रहे हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक प्राप्त हुआ है हमें यूपी के सोहगोरा से, जो है ताम्रपत्र। ठीक है, अभिलेख नहीं है ये ताम्रपत्र है। और एक प्राप्त हुआ है, ये है दोनों अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और ये है अकाल से संबंधित। मैंने ये बोला आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के अकाल से संबंधित दो अभिलेख नहीं, एक अभिलेख और एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है। सोहगोरा जो है वो है ताम्रपत्र, जो यूपी के गोरखपुर से प्राप्त होता है। और महास्थान अभिलेख जो है वो हमें बांग्लादेश के बोहरा नामक स्थान से प्राप्त होता है। और ये किस चीज से संबंधित है, अकाल से संबंधित है। ये अशोक से पूर्व के अभिलेख हम पढ़ रहे हैं। और एक और हमें प्राप्त होता है, वो राजस्थान के बडली, अजमेर में जो बडली पड़ता है उससे प्राप्त होता है, ये जैन ताम्रपत्र था। बस अशोक से पूर्व के अभिलेख में तीन ही चीज आपको पढ़नी है, उसमें से तो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दोनों हैं। ठीक है, और एक है वो राजस्थान के बडली से हमें प्राप्त होता है। बस अशोक से पूर्व का अभिलेख इतना ही है। अब हम आ जाते हैं अशोककालीन अभिलेख पे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अशोककालीन अभिलेख चल रहे हैं। अशोक से पूर्व के अभिलेख जो है वो केवल तीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे, जिसमें से दो जो था, एक तो सोहगोरा जो कि यूपी के गोरखपुर से, और एक था महास्थान जो बांग्लादेश के बोहरा से मिलता है। और वो दोनों ही अकाल से संबंधित थे। एक था राजस्थान के बडली गांव से जो कि अजमेर में पड़ता है, वहां से हमें जैन ताम्रपत्र मिलता है। अब आ रहे हैं हम अशोककालीन अभिलेख पे। देखिए, अशोककालीन अभिलेख का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम लेंगे, और अशोक के प्रॉपर अभिलेख जो है जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे उसी दौरान उसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी हम ब्रीफ आइडिया लेंगे। क्या ब्रीफ आइडिया लेंगे कि अशोककालीन अभिलेख जो है वो अशोक कहां से शुरू करता है, कहां से प्रभावित होते हैं। तो ये कहा जाता है कि दारा फर्स्ट, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको तीन अभिलेख बताए थे, कौन से, पारसिपोरस, नस्क ए रुस्तम और एक और था जिसको मैं अभी मिस कर रही हूं, एक और था। ये तीन जो है, तीन अभिलेख जो थे वो दारा फर्स्ट के थे। और उसमें ये भी कहा गया था कि सिंधु घाटी क्षेत्र पे दारा फर्स्ट का अधिकार हो गया था, और उसी से प्रभावित होकर अशोक ने अपने अभिलेख की शुरुआत की थी, ऐसा कहा जाता है।
अब बात कर रहे हैं कि खोज किसने की, अभिलेखों की खोज किसने की, अशोककालीन अभिलेख। अगर मैं आपसे पूछूं कि अशोककालीन अभिलेख को पढ़ा किसने, तो आपको वही महाशय का नाम लेना है जो कि है जेम्स प्रिंसेप। अगर मैं आपको बोलूं कि खोज किसने की, तो आपका नाम अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा टिफलेंथर, जो है 1750 में खोज की थी। और खोज कैसे की, इन्होंने फिरोजशाह कोटला, दिल्ली जो स्थित है फिरोजशाह कोटला, वहां पे इन्होंने लघु शिलालेख देखा था। उसके बाद से ये माना जाता है कि खोज टिफलेंथर ने की थी। और पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। और भाषाएं जो है वो अशोककालीन अभिलेख की क्या रही हुई है, अशोककालीन अभिलेख की भाषाएं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, यूनानी एक भाषा है, और अरेमाइक एक भाषा है। एक चीज ध्यान रखना, यूनानी और अरेमाइक भाषा भी है, लिपि भी है। और यूनानी को, मैंने ये स्टार लगाया है, इसका मतलब यूनानी को ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक है। यूनानी और अरेमाइक लिपियां, लिपियों में क्या आ गया है, अरेमाइक और यूनानी। तो मैं आपको ये कह सकती हूं कि यूनानी भाषा भी है, लिपि भी है, अरेमाइक भाषा भी है और लिपि भी है। लेकिन प्राकृत जो है वो केवल भाषा है, लिपि नहीं है। प्राकृत जो है केवल भाषा है, लिपि नहीं है। लिपि कौन सी है, लिपि है ब्राह्मी, लिपि है ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी तो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। और अब आप बात करेंगे कि कई जगहों पे अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं हमें, अभिलेख जो है वो मिलते हैं हमें। तो भारत में प्राप्त जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा के हैं और ब्राह्मी लिपि के हैं, प्राकृत भाषा के हैं और ब्राह्मी लिपि के हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो अभिलेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा के हैं। पाकिस्तान भी तो पहले भारत का हिस्सा था ना। तो पाकिस्तान में जो अभिलेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा के हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि के हैं। इसको याद कैसे रखो, देखो हम भारत वाले ब्रह्मा को मानते हैं, तो क्या है, ब्राह्मी लिपि। और पाकिस्तान थोड़ा खराब सा साउंड करता है हमारे लिए इन दिनों, तो कुछ ज्यादा ही, तो ये खरोष्टी लिपि है ना। तो ये ऐसे याद करने का एक तरीका है। अब बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की पर्टिकुलर जगह पूछ ली जाए, ऐसे तो अफगानिस्तान की भी पर्टिकुलर जगह है, लहमान, सेरे कुना जगह है, लेकिन हम वो मैंने नहीं लिखा है, बहुत वो डेप्थ हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की हमें जगह याद होनी चाहिए, कौन सा, सहबाजगढ़ी और मानसहरा। यानी सहबाजगढ़ी और मानसहरा में प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि के अभिलेख पाए गए हैं। लेकिन तक्षशिला जो पाकिस्तान में पाया जाता है, उसमें जो पाई जाती है लिपि या भाषा वो है अरेमाइक, प्राकृत भाषा नहीं पाई जाती है। तक्षशिला में लिपि या भाषा, लिपि और भाषा अरेमाइक पाई जाती है, प्राकृत नहीं पाई जाएगी। प्राकृत पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसहरा में पाई जाएगी भाषा, और खरोष्टी लिपि पाई जाएगी। ये अंतर आप एक बार और मैं बता रही हूं आपको। भारत में प्राकृत लिपि और ब्राह्मी भाषा पाई जाती, नहीं, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। और पाकिस्तान में 3 जगहें हैं जो बड़ी फेमस है, कौन कौन सी, मैं बोल रही हूँ शहबाजगढ़ी और मानसहरा। शहबाजगढ़ी और मानसहरा में प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि थी, लेकिन पाकिस्तान के तक्षशिला में अरेमाइक लिपि और भाषा थी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान यूनानी और अरेमाइक भाषा और लिपि पाई गई है, यूनानी और अरेमाइक, ठीक है। यूनानी पहले आया नहीं है कहीं पे भी, तो आप देख सकते हैं अगर अफगानिस्तान का नाम आता है तो यूनानी। यूनानी अफगानिस्तान की 2 जगहें भी है जिनका नाम बुक्स में मिलता है, लेकिन वो बहुत डेप्थ हो जाएगा। वैसे ही आप याद रख लीजिएगा, लघुमान और सहरे कुना, शेर ए कुना, ठीक है। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, बी से बी याद कर लेना, ठीक है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। बै से बै याद कर लोगे तो ये खरोष्टी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। नोट, दोनों तरफ से लिखे जाने वाला अभिलेख जिसको बोस्ट्रो फेदन कहा जाता है, जो कि एरीगुडी यानी आंध्र प्रदेश के एरीगुडी जिले में प्राप्त हुआ है। कौन सा, दोनों तरफ से लिखे जाने वाला अभिलेख जिसको कहा क्या जाता है, ब्रोस्ट्रो फेदन, ठीक है। ये एरीगुडी
नामक स्थान पे पाया जाता है। अब मैंने ये लिखा है कि अगर आपको बोला जाए कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, अगर सिंगल बात बोली जाए कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो आप केवल प्राकृत लिखेंगे, केवल प्राकृत। ठीक है, तो आप केवल प्राकृत लिखेंगे। ठीक है, अब अशोककालीन अभिलेख है वो मौर्य काल में पढ़ेंगे। अब अन्य अभिलेखों में आ जाते हैं हम। अन्य अभिलेखों में सबसे पहले रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख लिखेंगे। इसको मैंने बहुत ही इजी करने की कोशिश की है। आपको सबसे पहले बतानी है इसकी भाषा क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी भाषा है संस्कृत। ठीक है, विशुद्ध संस्कृत भाषा इसकी उपयोग में ली गई है। सबसे बड़ा है संस्कृत में, ये अब तक का सबसे बड़ा है। ठीक है, तिथि जो है वो, क्योंकि ये रुद्रदामन जो थे वो शक शासक थे, इसलिए तिथि जो है इस पे अंकित है 72 शक संवत। ठीक है, शक संवत 72। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ईस्वी पूछ ली जाए कि क्या ईस्वी है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर 72 में 78 जोड़ दो तो 150 ईस्वी आ जाती है। ठीक है, 150 ईस्वी आ जाती है 72 में 78 जोड़ने पे। शक जो है शक संवत में और ईस्वी में 78 का अंतर है। ठीक है, अब है शासक। शासक कौन सा मैंने अभी बताया, ये संबंधित है, मूलतः ये संबंधित है किससे, शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट से। लेकिन इसमें तीनों का नाम आया हुआ है, किस किस का तीनों का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का और रुद्रदामन का तो आया हुआ है ही। तो ऐसा अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख उल्लेख हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, उल्लेख हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का और रुद्रदामन फर्स्ट का। शैली कौन सी थी, चंपू शैली थी। चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों को मिला के बनती है, चंपू शैली थी। ठीक है, एक इसमें झील का बड़ा उल्लेख हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सुदर्शन झील, इसका बहुत उल्लेख हुआ है। इसका हर काल में कभी ना कभी किसी में निर्माण हुआ है, किसी में मरम्मत हुई है, तो ये याद रखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। एक उससे पहले एक बात याद रखेंगे, जो मौर्य काल था उसमें प्रांतीय शासक जो होता था ना, एक तो होता है जो आप ये देख लीजिए, केंद्र में जो शासक थे वो तो मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रांतों में जो शासक थे उसको बोला जाता था राष्ट्रीय। ठीक है, ये याद रखेंगे बिल्कुल, राष्ट्रीय बोला जाता था उसको। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि सुदर्शन झील का बहुत बार उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। तो कैसे इसका उल्लेख हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ही आते हैं, तो सबसे पहले तो निर्माण ही होता है, उसके बाद ही मरम्मत होती है। तो आप ये याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त। ठीक है, उसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त है ना, पुष्प फैला के निर्माण करवाया। ठीक है, अब वैसे याद रख लेना। सेकंड जो है, अशोक के समय में एक प्रांतीय शासक था कि कौन, तुशास्य, उसने मरम्मत करवाई थी। ठीक है, मरम्मत करवाई थी, निर्माण पहले हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, पुष्यगुप्त ने निर्माण करवा दिया। अशोक के समय एक प्रांतीय शासक था तुशास्य, जिसने मरम्मत करवाई। फिर रुद्रदामन के समय में सुविशांक जो था ना, उसने मरम्मत करवाई। ठीक है, दो बार मरम्मत हुई है, अशोक के समय तुशास्य ने और रुद्रदामन के समय सुविशांक ने। ये थोड़ा सा टफ है, हम आजकल ये नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। और पीवाईक्यू है जो मैंने आपको कह ही दिया कि लास्ट में पीवाईक्यू की पीडीएफ वीडियो के साथ लगा दी जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम आ गए हैं अभिलेखों की नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमने इससे पहले रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो पढ़ लिया था, और उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था कि 72 शक संवत तिथि का इसमें उल्लेख किया गया है, और अगर आप इसे ईस्वी के तौर पे जानना चाहें तो 150वीं ईस्वी इसे कहा जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा कि ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा और विशुद्ध संस्कृत में लिखे जाने वाला पहला अभिलेख है। और आपने इसके बारे में ये भी पढ़ा कि अशोक
चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन, तीनों शासकों का इसमें उल्लेख पाया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा कि सुदर्शन झील का इसमें बहुत उल्लेख मिलता है, और 3 बार इसमें उल्लेख मिलता है। जब पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतीय शासक जो थे पुष्यगुप्त, वो जब निर्माण करवाते हैं, और दूसरी बार अशोक के समय प्रांतीय शासक जो तुसास्य थे, वो इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं या मरम्मत करवाते हैं, और तीसरी बार रुद्रदामन के समय सुविशांक जो है वो इसका पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाते हैं। सुदर्शन झील के बारे में 3 बार इसमें उल्लेख किया गया है। अब हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे से अभिलेख या मैं कहूंगी स्तंभ लेख जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मिलान करने के तौर पे या उनकी उस अभिलेख में किस राजा की उपलब्धियों के बारे में बात की गई है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। और हम बात कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख किया गया है, और ये खारवल राजा जो है वो कलिंग साम्राज्य का राजा था खारवेल, और उसके बारे में इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख किया गया है, और इसमें नहर निर्माण और नंदवंश का उल्लेख भी किया गया है। तो मैंने आपसे बात की हाथी के बारे में बात की गई है। हाथी तो वो खारवेल राजा जो है वो कलिंग के साम्राज्य के राजा थे, उसके बारे में बात की गई है। भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है पहली बार, और उल्लेख किया गया है नहर निर्माण का और नंदवंश का। अब हमारे हैं तीसरे पे। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति। इसके बारे में हम बहुत छोटे छोटे थे जब से पढ़ते आ रहे हैं। ये समुद्रगुप्त के बारे में विजयों का वर्णन करता है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। और ये लिखा किसने? ये लिखा है हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त जो है उसका संधि विग्रह था, दंडनायक था, कुमार मात्य था। ये तीनों इसके पास पद थे। ये संधि विग्रह था, दंडनायक था और कुमार मात्य था। कौन? हरिसेन। और उन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। भाषा संस्कृत ही है, रुद्रदामन की भाषा भी संस्कृत थी, और शैली चंपू थी। रुद्रदामन की शैली भी चंपू थी, और उल्लेख इसमें किया है समुद्रगुप्त की विजयों का। हमने ये बात जान ली थी पहले ही। अब आ रहा है चौथा, ये है गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख। गरुड़ जो है आपको पता है विष्णु जी से संबंधित है, तो इसको एक बार याद रखेंगे हम कि ये भागवत धर्म जो है उसके बारे में उल्लेख करता है। ये भागवत धर्म के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला इसमें से कौन सा अभिलेख है, तो उसमें ये ऑप्शन में था, तो ये राइट था। अब ये कहलाता क्या है? कहलाता है ये हेलियोडोरस अभिलेख। हेलियोडोरस अभिलेख कहलाता है। क्यों कहलाता है ये इसलिए कहलाता है क्योंकि यूनानी राजदूत ये रहा हुआ है। हेलियोडोरस जो था यूनानी राजदूत रहा हुआ है, और ये कहां प्राप्त हुआ? विदिशा में प्राप्त हुआ, जो कि एमपी में स्थित है। अब हम बात करें जो उड़ीसा में स्थित है, और ये सेव गुहा लेक है ना। इसमें सह बहुत बार आया है, एक बार देखिए, सुनिए आप ध्यान से। कौन से शासक से संबंधित है? ये चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, ठीक है। लेकिन निर्माण किसने करवाया है इसका? रचना किसने की है? इसकी रचना की है चंद्रगुप्त सेकंड के संधि विग्रह जो थे शाहवीर सेन, ठीक है। और उल्लेख जो है इसमें क्या है? शिव भक्ति का उल्लेख है। अब आप शह को कनेक्ट कर पाएंगे कैसे? उदयगिरी उड़ीसा है ना, उदयगिरी उड़ीसा का सेव गुहा लेक है ये, और ये चंद्रगुप्त सेकंड के संधि विग्रह शाहवीर सेन, और उल्लेख किया है शिव भक्ति का, शिव भक्ति, शाहवीर सेन और सेव गुहा लेख, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर जो है मंदसौर अभिलेख है ये, और इसकी रचना जो है वत्स भट्टी ने की है, और इसकी तिथि जो है इस पे अंकित है वो है 529 माल संवत और विक्रम संवत। माल संवत को ही विक्रम संवत कहा जाता है। और उल्लेख किया गया है इसमें सूर्य मंदिर का, सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया है। किसने करवाया था ये? लाट प्रदेश, यानी गुजरात में एक लाट प्रदेश पड़ता है, लाट प्रदेश के बुनकर थे पटवाई श्रेणी के, उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और ऐसा किसने कहा है? मंदसौर अभिलेख ने कहा है। आप फिर से बोलेंगे, मंदसौर स्तंभ लेख जो है वो ये बोलता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था लाट प्रदेश के पटवाई श्रेणी के बुनकर जो थे ना उनके द्वारा। और ये बात बताई किसने है? रचना किसने की है? ये बताई है वत्स भट्टी ने, और तिथि जो है 529 माल संवत और विक्रम संवत
तिथि इसमें अंकित है। अब है 7 नंबर भानुगुप्त या फिर एरण अभिलेख। इसका नाम एरण अभिलेख है, भानुगुप्त अभिलेख इसको इसलिए कहा जाने लगा कि भानुगुप्त के जो सेनापति थे गोपराज की पत्नी इसमें सती हुई थी और ये मुख्य रूप से इसी पे ही उल्लेखित है। तिथि जो है 510 ईस्वी है और ये पहली बार सती प्रथा का उल्लेख करता है। ऐसा पीवाईक्यू आ चुका है कि सती प्रथा का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है, उसमें भानुगुप्त वाला या एरण अभिलेख एक ऑप्शन में था और वो ही राइट था। अब आ रहा है 8वां नंबर अहोल प्रशस्ति। अहोल प्रशस्ति कर्नाटक की है और रचना जो है रवि कृति जैन ने इसकी रचना की है और ये चालुक्य शासक पुलकेशियन की विजयों का उल्लेख करता है। अहोल प्रशस्ति कर्नाटक से संबंधित है। रचना जो है वो रवि कृति जैन ने की है और ये उल्लेख करता है चालुक्य शासक पुलकेशियन की विजयों का। अब मैं बात कर रही हूं एक ऐसी लिस्ट के बारे में, एक लिस्ट जो है वो इसी वीडियो के समाप्ति पे इसी के साथ अटैच होके आपके सामने आएगी, जिसमें 5 या 10 जो है वो मेन अभिलेख या स्तंभ लेख जरूर उसमें लिखे होंगे, जिसमें साथ में ही शासक और साथ में ही वो किससे संबंधित है ऐसा होगा। उसको आपको पढ़ना है और मैं उसी में बोलूंगी भी और आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद में उसके जस्ट बाद में एक पीवाईक्यू की पीडीएफ अटैच होगी जो कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूरी पीडीएफ होगी। उस पीडीएफ को भी आप मेरे बोलने के साथ साथ बोलती हुई पीडीएफ होगी वो, और वो आप उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं मान के चल रही हूँ कि पुरातात्विक स्रोत हमारे कंप्लीट होते हैं, साहित्यिक स्रोत की क्लास कल आएगी और उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उससे क्वेश्चन आने की संभावना पुरातात्विक स्रोत से भी ज्यादा है। ठीक है, हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। जय हिंद। ये देखिए मैं कुछ पीवाईक्यू लेके आई हूँ जिसमें अगर कुछ अशुद्धियाँ हो तो आप इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। सेकंड जो है अभिलेख और प्राचीन दस्तावेज की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ये दोनों ही कथन गलत है और ये किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन वैसे तो कॉमन सेंस का था। आप ये नीचे वाले सेंटेंस में पूरा लेख देखिए, पूरा लेख विद्या, तो ये अभिलेख और पूरा लेख जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ से आप इस कॉमन सेंस को पकड़ सकते थे और मोस्टली क्वेश्चन एक यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो करती है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही गलत है। और ये दोनों अगर आप उल्टा कर दोगे यानी अभिलेख का जो अध्ययन है वो कहलाता है पुरालेख विद्या या एपिग्राफी, और ये प्राचीन दस्तावेज की तिथि का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी। सेकंड जो है वो है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई जो लिपियां थी वो कौन सी थी। देखिए देवनागरी, अरामाइक और ब्राह्मी व खरोष्ठी। आप ये देखिए देवनागरी तो पहले चलती नहीं थी, है ना, तो फिर ये तो यहीं पे कॉमन सेंस से बिल्कुल कट हो जाना चाहिए। और खरोष्ठी और ब्राह्मी ग्रीक व शारदा और ग्रीक का भी कोई चांस नहीं हो सकता क्योंकि अशोक यहीं के थे और यहीं पे जो इनकी लिपि यहीं की होगी ऑब्वियसली, तो ये थर्ड वाला भी बिल्कुल कट हो सकता है। फिर फोर्थ में वही देवनागरी फिर से आ रही है तो आपका ये कट हो गया, तो बच जाता है सिर्फ 2, है ना। तो ये आप एलिमिनेट करेंगे तो आप इस तक पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर आ जाता है भारत के प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। देखिए इसको ना याद करने का बहुत अच्छा एक तरीका बताती हूँ मैं। देखिए हम है ना आज भी चांदी को सबसे ठंडा और शुभ मानते हैं। आपने देखा होगा कोई भी सगाई शादी या कुछ होती है तो आप चांदी की चीज़ पहले पहनाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि हम पुराने समय से ही चांदी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इससे इसको याद कर सकते हैं कि पंचमार्क सिक्के जो थे अगर मुख्यतः पूछा जाए तो किस धातु के बने थे, चांदी के बने थे। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन सा था।
देखो ये 3 तो है ना, वो तो कुषाण कालीन राजा है, जैसे कजूल कदफिसस जो थे वो कनिष्क के दादाजी थे, विम कदफिसस जो थे कनिष्क के पिताजी थे, और कनिष्क तो पुत्र था ही, और जो चंद्रगुप्त है वो बिल्कुल अलग ही डायनेस्टी पड़ जाती है। तो फिर मैं बता दूं आपको, आपने सुना ही होगा कि सिक्कों को लेके कुषाण का नाम हमेशा आता है कि कुषाणों ने सिक्के शुरू किए थे सोने के। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी पे जाते हैं तो शुरुआत करने वाला जो राजा था ना वो था सेकंड विम कदफिसस। और ये है निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था। रुद्रदामन ने ये अभिलेख जारी किया था, ये हम पढ़ेंगे आगे। और अब आ जाता है जो अभी पढ़ के आए हैं अपन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये हमने अभी अभी पढ़ाई की थी इसके बारे में। फर्स्ट जो है वो सही है, न्यूमिसिमेटिक्स जो है वो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ये देखिए कुछ एक अभिलेख और है। मैं ये सोच रही हूँ कि आपको कोई और बुक या किसी और सोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए मैंने ये बचे खुचे अभिलेख जो है वो भी डाल दिए। ये अहोल अभिलेख है, वहाँ एक मिस्टेक मेरे से हुई है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। वो कर्नाटक मैंने बताया है, वो कर्नाटक नहीं है, वो मध्य प्रदेश का है। और पुलकेशियन जो है, केवल पुलकेशियन बोला है मैंने, वो पुलकेशियन सेकंड के बारे में है। इसमें हर्ष और पुलकेशियन का जो युद्ध होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। सेकंड नंबर है ग्वालियर अभिलेख, जो भी मध्य प्रदेश का है। मिहिर भोज जो है प्रतिहार शासक, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और ये 2 जो है नासिक गुहा लेख और नाना घाट अभिलेख, ये सातवाहनों से संबंधित है। नासिक गुहा लेख जो है वो गौतमी बलश्री एवं विशिष्टि पुत्र पुलुमावी जो है उसके बारे में है। और नाना घाट अभिलेख जो है वो नागनिका, जो कि सातवाहन सातकर्णी सेकंड की पत्नी थी, उसके बारे में है। फिर ये आ गया जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख एक रुद्रदामन वाला भी था, वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। ये केवल जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात में पाया गया था, और ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। एक है भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर यूपी में है, और ये भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त से 2 संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख। फिर है उत्तर मेरु अभिलेख जो कि तमिलनाडु से पाया गया था। ये है प्रांतक प्रथम जो चोल शासक है उसके बारे में इसमें उल्लेखित है। और एक मेहरौली अभिलेख जो है वो दिल्ली में है, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है ये। और मेहरौली अभिलेख जो है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक स्थापत्य कला के अंतर्गत एक चैप्टर भी आता है मेहरौली अभिलेख को लेके, वो हम आगे पढ़ेंगे। और बिलसद अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त से, ये इतना फेमस नहीं है बट फिर भी मैंने कभी मिलान करने को आए तो आप कर सके इसलिए मैंने ये ऐड किया है। अयोध्या अभिलेख है, उसमें अश्वमेघ यज्ञों का वर्णन किया गया और ये धन देव से संबंधित है। और ये सारे अभिलेख कंप्लीट होते हैं, और जहाँ तक है क्वेश्चन इसी में से आएगा ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, और पढ़ते रहिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी साहित्यिक स्रोत की। और जय हिंद, राधे राधे।